दिल्ली के लोगों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस फेल, हमारी सरकारें फेल। कपिल मिश्रा अमित शाह की भी नहीं सुनते? नहीं, सबकी सुनते हैं और सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम, आप मुस्लिम लीडर हैं, मुझे आपसे ज्यादा उम्मीदें थी, आपको आना चाहिए था। आप कहते तो शायद मैं समझती कि मैं आके कहूँ क्या। 3 के तीर के जरिए हम कहना चाहते हैं जो भी होगा चूहे की बिल से निकाल करके और उसको उसकी सजा मिलेगी। और एनआरसी और एनपीआर को लेकर नीतीश कुमार अलग सोचते हैं। हर सोच सकता है। आप बीजेपी में शहनवाज हुसैन या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, क्या वजह है? नहीं, बहुत पार्टी में कार्यकर्ता है, बहुत लोग हैं। क्या 2017 की तरह इस बार भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे आप? नहीं मिला तो जरूरी थोड़ी है कि आगे भी नहीं मिलेगा। और कपिल मिश्रा कौन? अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो शायर, कवि क्या होते? मुझे लिखने का तब भी शौक था, अभी भी शौक है। तीसरी किताब कब आ रही है फिर? तीसरी राजलीला आ जाएगी जल्दी। आपके बयान बहुत ही अलहदा होते हैं। कोई खास डिक्शनरी आपने तैयार कोई की क्या? डिक्शनरी नहीं है, स्पॉन्टेनियस जो बोलना हुआ वो बोल देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे तीखे प्रहार वाले कार्यक्रम 3 का 3 में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। इलाहाबाद में जन्म हुआ, रामपुर से पहली बार सांसद बने, बिहार की राजनीति में अहम भूमिका और राज्यसभा में सांसद हैं इस बार। और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। और क्योंकि नकवी साहब हमारे साथ है, दायरा बहुत बड़ा है तो सवाल भी होंगे। नकवी साहब, शुरुआत करते हैं। आप, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप दरगाह गए, चादर चढ़ाई, कोई मन्नत मांगी या कोई मन्नत पूरी हुई? नहीं, मन्नत तो देखिए, मेरा देश जो है वो डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश, और उसकी आत्मा है सौहार्द और एकता। तो उसकी आत्मा को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में चोट ना पहुँचे, यही दुआ मांगी, यही प्रार्थना की। लेकिन मुख्तार साहब, चोट पहुंची, दिल्ली में जो हुआ, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, दंगे जब होते हैं तो इंसान नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। और कहीं पर भी दंगा हो, मैं इस दंगों की कंपटीशन में नहीं जा रहा हूं कि 5000 से ज़्यादा इस देश ने दंगों का इतिहास देखा है, मलियाना से लेकर के और मेरठ तक, भिवंडी से लेकर भागलपुर तक, जहाँ पे 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार लोगों की हत्याएं हुई हैं, बेकसूरों की हत्याएं हुई। दंगा कहीं पे भी हो, इसीलिए मैंने कहा कि इंसान नहीं मरता, उसमें इंसानियत लहूलुहान होती है। दिल्ली पुलिस से गलती हुई, सरकार आपकी है, कहाँ किससे चूक हो गई? देखिए, एक चीज़, जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये बात सही है, दिल्ली में जिस तरह से वहशी दरिंदों ने कत्लेआम किया, दुकानें जलाई, मकान जलाए और पूरी तरह से जो है वो तांडव किया, वो न सिर्फ पुलिस के हाथ किसने बांध रखे थे? ये किसी ने नहीं हाथ बांधे थे। दिल्ली पुलिस को अपनी विवेक के साथ रिस्पांसिबिलिटी होती है, हर पुलिस की। पुलिस ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी, अच्छा, यूपी में प्रोटेस्ट पे खड़ी हो जाती है वही दिल्ली पुलिस। इसलिए ये सवाल कि जो हुआ वो हो गया या होने दिया गया? देखिए, ये जायज़ है आपकी बात। मैं इससे, आपकी बात से ये नहीं कहता कि साहब बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने जो है 100% परफेक्ट काम किया, लेकिन जो है वो जो चीज़ें फ़ौरन इमीडिएट कंट्रोल में आनी चाहिए थी जी, वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी कारण जो है वो जो उनको करना चाहिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो थोड़ा। तो क्या ये एलआईयू का फेलियर नहीं है कि इतने बड़े विदेशी मेहमान भारत आ रहे थे और उस दौरान ये सब कुछ हो रहा था? देखिए, मैंने एक अभी 5-7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, एक ये व्हाट्सएप वगैरह चलता है ना जी, तो उस पर एक मैंने मैसेज सुना। मैसेज था ये कि मोदी और अमित शाह के गुरूर को चकनाचूर करना है। अब गुरूर को तोड़ने के सुरूर में कुछ लोग थे। और मैं उसका बताता हूँ आपको ना। नकवी साहब, यहाँ रोकूंगी। नहीं, जब आपने 5-6 दिन पहले वो देख लिया मैसेज, तो हमारे इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला? जाफराबाद में जब हुआ उसी वक्त क्यों नहीं ऐसी स्थिति बन गई कि उसके बाद कुछ नहीं होता? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, वो जो बात आपकी सही है। गुरूर को तोड़ने के सुरूर में ये वो लोग हैं जिन्होंने कि जब आतंकवाद और आतंकवाद में सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। बालाकोट में हमारे सुरक्षा बल घुस करके आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करते हैं तो उस पर बवाल करते हैं। और अभी इस तरह का, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, आपने कपिल मिश्रा को सुना, आप गिरिराज सिंह को सुनते हैं,
और हाल फिलहाल में तो कपिल मिश्रा बहुत ज्यादा चर्चा में है। हम बहुत लोगों को सुनते हैं, हम हैदराबाद के एक नेता हैं, उनके भाइयों और उनको भी सुनते हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे, और लेकिन लोगों को भी कपिल सुनते हैं। मिश्रा मुझे लगता है इस तरह की कहते हैं कि ट्रंप को जाने दे, उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। देखिए, इस तरह की जहरीली जबान और इस तरह की जहरीली भाषा किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कपिल मिश्रा क्या अमित शाह की भी अनएक्सेप्टेबल नहीं है। सुनते? कपिल मिश्रा अमित शाह की भी नहीं सुनते? नहीं, सबकी सुनते हैं और सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। और अमित शाह जी या पार्टी की बात छोड़िए, देश की सुनना पड़ेगा। और देश कभी भी जो है वो इस तरह की किसी भी स्तर पर कहीं पर भी इस तरह की जहरीली भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इसमें एक बात बताता हूं, मैंने कहा ना, गुरूर को तोड़ने का सुरूर जो है वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये इसी तरह के लोगों ने जब हमारा गुरूर क्या था हमारी सरकार का, कि हमने अपने देश में आतंकवाद नहीं होने दिया, हमने अपने देश में दंगे नहीं, फसाद नहीं होने दिए, सुकून और आम चैन से लोग रह रहे हैं। ये इसको उनको लगता था कि ये जो यूएसपी है इस सरकार का, मोदी सरकार का, उसको कैसे तोड़ें। इसलिए उन्होंने जो है कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व नहीं महसूस किया, कभी भी उन्होंने जो है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खात्मे पर जो है वो फक्र नहीं महसूस किया। पाकिस्तान उधर सबूत मांगता रहा, ये सवाल करते रहे। अपनी जगह पर वाजिब है। हमने राष्ट्रपति ओबामा, जब ओबामा राष्ट्रपति थे, वो आए थे, तब भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ हंगामा हुआ था। ओबामा ने उस मुद्दे को कोट कर दिया था, ट्रंप ने नहीं किया। इसे आप अपनी जीत में एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रंप ने अपने भाषण में इन हंगामों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, तो वो साजिश नाकाम रही। लेकिन दिल्ली के लोगों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस फेल, हमारी सरकारें फेल। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोगों का जान और माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन आज की तारीख में शांति है। आज की तारीख में लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कितनी खतरनाक षड्यंत्र और साजिशों के तहत दिल्ली को आग के दिलों में डर कायम है, अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि न उन्हें डरने की जरूरत है और न किसी को उनको डराने की जरूरत है। वो महफूज है और जो कुछ भी नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो नुकसान हुआ उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, वो गलत हुआ। और वो जुनून जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सजा मिलेगी, आप फिक्र मत करिए। एक एक लोग चुन चुन करके उनको सजा मिलेगी। जब सीए का जिक्र हुआ और इतना लंबा हमने प्रदर्शन देखा, जो विश्वास, क्योंकि सबका विश्वास का जिक्र होता है, वो विश्वास कायम नहीं हो पाया। तो क्योंकि आप अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालते हैं और आपकी जिम्मेदारी, एक चेहरा भी बड़ा चेहरा, आप गए ही नहीं वहां पर। शायद आपकी बात सुनते, कुछ नहीं तो तुकबंदी से ही समझा देते। देखिए, पहली बात ये है कि मैंने कई बार कहा, सुप्रीम कोर्ट पर सबको, उनका सरकार पे हमें यकीन नहीं है, मोदी पर यकीन नहीं है, अमित शाह जी पे यकीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मध्यस्थ भेजा और ये सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने भेजा होगा कि ये मध्यस्थ हमारे जाएंगे और जाते ही जो है वहां पर सुरक्षा का सुनते, आप पहुंचते तो सही। नहीं, मैं बता रहा हूं, तो वहां पर जो है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जिनको मैंडेट दिया, जिनको कहा कि आप जाइए, जाकर के मामले को सुलझाइए, कोई नहीं उठा वहां से। उनकी मांग क्या थी? सीए। उन्हें भी ये बात मालूम है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने जिस बिल को, जिस कानून को पास किया है वो वापस नहीं हो रहा है। और वो कानून जो है उनकी नागरिकता को खत्म भी करने के लिए नहीं है। कोई अभी आज एक दिन में जो है वो एकदम से स्काई लैब की तरह ये जो है सीए नहीं जमीन पे आया है, बहुत दिनों से ये वर्क। और सीए भी नहीं है, सीए में एक अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट सीए में कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें एक अमेंडमेंट है जिसमें कि 3 देशों के लोगों को नागरिकता देने की प्रोविजंस है। उनकी जो समस्या है वो अपनी जगह पर है। आप कह रहे हैं कि इस पूरे विरोध के पीछे ही साजिश है, जो विपक्ष के नेता हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 महीने तक लोग माने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 महीने बाद कहा ना, उससे पहले हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? क्या आप इस अंदाजे तक, कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाए कि क्या हो सकता है आगे? अच्छा, आप ये बताइए, जो भी वहाँ पर महिलाएं हैं या जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको कोई अनार्किस्ट भी नहीं मानता, उनको हम एंटी नेशनल भी नहीं मानते। वो गुमराह किए गए हैं और उनको जो है उनके दिमाग में कूट कूट करके नफरत का जहर भर दिया। होने दिया ताकि दिल्ली चुनाव में फायदा मिल पाता। अच्छा, दिल्ली चुनाव में हमको क्या फायदा था इसका? पोलराइजेशन होता, पोलराइजेशन नहीं था, कोई पोलराइजेशन नहीं था। हाँ, हम अगर हमारी पुलिस, अगर उस समय पुलिस जो है वो बल प्रयोग करके डंडे मारती या भगाती, तो आप ही लोग जो है वो, आप ही लोग, मतलब ये सारा के सारा मीडिया कहता है कि साहब ये महिलाओं के साथ ये जुल्म हुआ। एक चीज बताइएगा, सीए, ट्रिपल तलाक,
उसके बाद हम देखते हैं 370, अगला नंबर किसका? देखिए, पहली बात ये कि सीए को लेकर के जो एक भय का और भ्रम का भूत खड़ा हुआ है, वो भय और भ्रम का भूत निकलना चाहिए। मुझे लगता है लेकिन सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्यों ऐसा होने दिया गया? सीए किसी भी नागरिक की, भारतीय नागरिक की नागरिकता के खिलाफ नहीं है। एक चीज, कोई भी सत्ता होती है उससे ताकतवर तो कोई नहीं होता, लेकिन उससे ताकतवर ये शैतानी ताकतें होती हैं जो कि एक सीमित दायरे में घुस करके और लोगों के दिलो दिमाग में जहर की सुई करते हैं। ये वो लोग हैं जो चला रहे थे कि मोदी और अमित शाह का गुरूर जो है वो चकनाचूर करना है। आप बोगस बैशिंग ब्रिगेड का जिक्र कर रहे हैं, राइट, लेकिन बोगस बैशिंग ब्रिगेड का अंत कौन करेगा? क्यों नहीं आपकी तरफ से इस तरह की चीजें होती हैं, कवायदे होती हैं कि लोगों के दिलों का डर खत्म हो, या आप जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो अल्पसंख्यकों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं और उन तक वो बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं? मत करिए, इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड का बंटाधार हम ही करेंगे और इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड के सारे षड्यंत्रों और साजिशों को पूरी तरह से चकनाचूर करेंगे, परास्त करेंगे। और आपको इस बात का, जब आप ये जिक्र कर रही हैं, तो आप आज मोदी जी जो है वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आज उनको 6 साल हो रहा है और इन 6 सालों में अगर देश में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, अगर इन 6 सालों में देश में कोई बड़ा जो है वो टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, तो उसके बाद ये जो घटना हुई है निश्चित तौर से कई सवाल खड़े करते हैं। आप कह रहे हैं शंकाओं को दूर करेंगे, लेकिन आपकी ही पार्टी के कई मंत्री, कई बड़े नेता ऐसी बातें कह जाते हैं जो शंकाओं को और जन्म देते हैं। गिरिराज सिंह, वो भी केंद्रीय मंत्री, और वो कहते हैं कि देवबंद, एएमयू ये सभी आतंक के अड्डे हैं। तो वहीं पर दूसरे नेता भी हैं जो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। तो ये नफरत बढ़ेगी, अविश्वास बढ़ेगा या घटेगा इससे? नहीं, देखिए, कोई भी करता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी करता हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो समाज में बिल्कुल जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग स्वीकार नहीं करते ऐसी भाषा। तो क्यों किसी भी स्तर की भाषा। अब क्या करें हम, कोई जो है वो टेप वोप लाइए, हम टेप लगा दिया करें भाई? कोई टेप तो लगा नहीं सकता। ये देश डेमोक्रेटिक देश है। प्रधानमंत्री से बात, बीइंग अ मुस्लिम, आप मुस्लिम लीडर हैं, मुझे आपसे ज्यादा उम्मीदें थी, आपको आना चाहिए था। आप कहते तो शायद मैं समझती, ठीक, आप आते और मेरा भरोसा आप पर है। कहाँ आते? जहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एक डर की बात हो रही है बार बार, तो मुझे शायद मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे एक जो प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करा कि आप आइए। मैंने कहा मुझे तो आने में अच्छा लगेगा, मैं आऊँगा, मिलूँगा, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे। लेकिन हमने कहा कि मैं आके कहूँ क्या? उनका आपको यही कहना होगा कि सीए हम वापस लेते हैं। हमने कहा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पार्लियामेंट ने जिसको पास किया है उसको हम कैसे कहेंगे कि वापस लेते हैं? समझाते, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वापस है, जिन शैतानी ताकतों का आप जिक्र करें, आपने कहा कि हमने कहा अफवाहों की अफीम से जो है, हम तो 100 बार आपके जरिए भी गुमराह किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। 100 बार उनको कुछ किताबें भेजी कि सीए क्या है, वहां बंटवाई भी हमने इनडायरेक्टली कि ये सीए क्या है। ये सीए जो है वो 3 देशों के लिए है। आपकी पूरी हिंदुस्तान के एक भी नागरिक, उसमें मुसलमान शामिल हैं 18 करोड़ 20 करोड़ जो भी है, एक भी हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं पैदा हुआ है, यहीं दफन होगा, ये मुल्क उसका है। लेकिन ये बताइए, बातों की बात अलग रखते हैं, काम में भी दिखना चाहिए कि आपको सबके साथ की जरूरत है। राइट। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, क्या 2017 की तरह इस बार भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे आप? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, हमारे विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। कभी भी जो है हम विकास के मसौदे को जो है वो वोट के साथ उसके ताने बाने को हम जोड़ के नहीं देखते। विकास के कदम में कदम नहीं वो अच्छा जो कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट पार्टी वहां तय करेगी कब किसको कहां से लड़ाना है, कहां से नहीं लड़ाना है। 23 करोड़ एलिजिबल उम्मीदवार, जहां आपकी पार्टी इतनी बड़ी है, इतने नेता हैं आपके पास बहुत बार लड़े हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार लड़े हैं। मैं खुद जो है वो यूपी से ही 5 बार लड़ा हूँ चुनाव। मुख्तार साहब, जिन पर आरोप होते हैं, जो अपराध के मामलों में उन पर आरोप चल रहे होते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन क्या एक मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी को नहीं मिलता उत्तर प्रदेश के लिए? कहां, किसने कहा नहीं मिलता? आपने आने दीजिए। 17 में नहीं मिला तो जरूरी थोड़ी है कि आगे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, ईंट रखने जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा दशकों से, और बल्कि दशकों से क्या है, बहुत सैकड़ों साल से वो पेंडिंग था।
ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सुकून की बात है, उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ हो, सभी के लिए सुकून की बात है कि इसका समाधान हो गया और इसका समाधान बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। जो लोग, वो तो धार्मिक लोगों का काम है, ये हम लोगों का काम थोड़ी है। अगर मस्जिद बनी तो हमने कहा मस्जिद और मंदिर का बनाना हमारा काम नहीं है, ये धार्मिक लोगों का काम है, वो करेंगे। जी, बिहार के रुख कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहले जो बात करेंगे, सहयोगियों के साथ सब कुछ ठीक है नीतीश कुमार के साथ और बाकी चीजें, क्योंकि पर्दे के पीछे हम नीतीश कुमार और तेजस्वी की मीटिंग्स भी देख रहे हैं। देखिए, एक चीज आप देखिए, बीजेपी जो है, वो जो गठबंधन है उसका एक बहुत ही क्रेडिबल ब्रांड है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। 1998 में जब अटल जी ने एनडीए बना और गठबंधन बना, तो उस समय गठबंधन की सरकारें चलेंगी कि नहीं चलेंगी उस पर सवाल हुआ करता था। उस वक्त बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ चला। लेकिन फिर उस टाइम मोदी जी, बीजेपी इस सिचुएशन में नहीं थी जो आज है। बीजेपी आज सहयोगियों को ये कहा जाता है कि बिल्कुल झेलने के मूड में नहीं है, टॉलरेट करने के मूड में नहीं है, और हमारे पास महाराष्ट्र एग्जाम्पल है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जब आए 2014 में, तो 2014 में मोदी जी के पास तो पूरा बहुमत था, किसी गठबंधन के साथी को लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पूर्ण बहुमत के बावजूद भी गठबंधन को साथ लेकर के सरकार चलाई। इसी तरह से 2019 में भी बिहार में जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, तब भी उन्होंने जो है वो अकेले नहीं सरकार बनाई, गठबंधन के साथियों को लेकर सरकार चलाई। आपने कई अपनी जीती हुई सीटें नीतीश कुमार के लिए छोड़ दी। तो बड़े भाई की बात आप कर रहे हैं, तो वो तो बड़े भाई को ये जो है जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी वहां पर उनका नेतृत्व है बिहार में, और एक बहुत ही जांचे परखे खरे लीडर हैं। आखिर क्या और उनके साथ मिलकर चुनाव बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ा। ठीक है, गठबंधन है, ठीक है, लेकिन अपने दम पर पार्टी क्यों नहीं सरकार बना सकती? देखिए, आने वाले दिनों में आप अलायंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अलायंस पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो गठबंधन की सियासत है, उस सियासत को आप बिल्कुल ताक पर नहीं रख सकते। लेकिन एनआरसी और एनपीआर को लेकर नीतीश कुमार का रुख अलग है। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया था कि हम गठबंधन को बिल्कुल नहीं। सर, एनआरसी और एनपीआर को लेकर नीतीश कुमार अलग सोचते हैं। हर सोच सकता है। अच्छा, यही तो हमारी खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन हर आदमी को ये बात जानकारी होनी चाहिए और है भी कि पार्लियामेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और असेंबलीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गंभीर मुद्दे की बात कर लेते हैं, एनपीआर की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा है, विपक्ष डिमांड कर रहा है कि इसमें ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? किसमें ओबीसी का कॉलम एनपीआर में क्यों नहीं? एनपीआर क्या है? ये शुद्ध रूप से एक सामान्य सी जनगणना है। इसको उर्दू में कहते हैं मर्दमशुमारी। ये सामान्य सी जनगणना है, और ये जनगणना 1951 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई, 2011 में हुई। लगातार ये जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार जब ये जनगणना का प्रोसेस एक्सरसाइज हुआ तो बहुत ढोल और मजीरा बजा करके, और कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और चिदम्बरम साहब ने कहा कि हम इस बार एनपीआर को का जो है वो डिजिटल रजिस्टर बनाएंगे, नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। लेकिन 6 सवाल नहीं थे ना जो इस बार नए जुड़े हैं। मैं बताता हूँ, सब कुछ थे उसमें। जो है उन्होंने क्या किया कि पहला एक कार्ड बनाया, उसमें कार्ड में कहा कि जी ऐसा है कि ये जो है इसमें ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे पिता का नाम है, ये तुम्हारा एड्रेस है, ये फला है ढिमाका, ये बना करके, और पहला कार्ड सब था नहीं था। चलिए, अभी मैं आपको इस प्रोग्राम में कह सकता हूँ, आप नहीं देना चाहते मत दीजिए। किसने मना किया आपको कि आप उससे कह रहा है कि कोई चीज कंपलसरी नहीं है? और ओबीसी कोई चीज कहेंगे? ओबीसी कुछ भी कह रहे हैं, कोई चीज कंपलसरी नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग ये भड़का रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि आप जनसंख्या में अपने को रजिस्टर मत करो, यानी कि आप 20 करोड़ लोगों को जनसंख्या की प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। और सेंसस है ना उसके लिए। सेंसस यही तो हो रहा है। सेंसस क्यों भ्रम फिर फैल रहा है? यही हो रहा है, ये जो सेंसस हो रहा है वो यही है, कोई और नया। देखिए, अभी तक जो हम चल रहा है 2011 का सेंसस है। अब जो होगा 2011 के बाद, अब 10 साल हो रहा है, तो ये जो सेंसस कहेगा ये 2021 का सेंसस होगा। अब एक सवाल जो है बहुत ज्यादा बनता है, हमारा प्रोग्राम 3 के तीर, हम 3 बैठे हुए हैं आपके सामने। बीजेपी में तीसरा तीर आज तक कोई समझ नहीं आया। बीजेपी में शहनवाज हुसैन या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, क्या वजह है?
नहीं, बहुत पार्टी में कार्यकर्ता है, बहुत लोग हैं और चेहरा, अब ऐसे बड़ा चेहरा देखो हर पार्टी में अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी में सिर्फ जो है वो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं। आपके बयान बहुत ही अलहदा होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, तुकबंदी बहुत होती है उसमें। कोई खास डिक्शनरी आपने तैयार कोई की है क्या? डिक्शनरी नहीं है, मैं जो Instant होता है स्पॉन्टेनियस जो बोलना हुआ वो बोल देते हैं। और फिर एक सवाल आपके लिए आता है कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो शायर, कवि क्या होते? मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो ये तो खैर बड़ा मुश्किल है कि 16 साल से इसी काम में लगा हूं, लेकिन जो है लेकिन मुझे लिखने का तब भी शौक था, अभी भी शौक है। और अभी तीसरी किताब कब आ रही है फिर? तीसरी राजलीला आ जाएगी जल्दी। और एक सवाल, अच्छा, दो शब्द, दो किताब आपकी, एक स्याह और एक दंगा, यही दो शब्द क्यों? अब इसके पीछे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। एक सवाल जो बहुत ज्यादा उठता है कि बीजेपी के लिए मुख्तार अब्बास नकवी मजबूरी या जरूरी? नहीं, बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है किसी के लिए। कोई व्यक्ति मजबूरी हो नहीं सकता। बीजेपी की मजबूरी है उसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता। अच्छा, आप अटल जी की गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे, अभी भी मंत्री हैं और इस बीच भी तमाम जिम्मेदारियां निभाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या? देखिए, मैं उस वक्त तो नया पहली बार चुन करके पार्लियामेंट में आया था और अटल जी ने मुझे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उसके बाद मैं पार्टी का महामंत्री रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, सेक्रेटरी रहा, सभी तरह की जिम्मेदारियाँ, इलेक्शन का इंचार्ज रहा और स्पोक्स पर्सन था। मैं मानता हूँ कि तब जो बीजेपी थी उसका भी कमिटमेंट एक था, नेशनलिज्म था और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सर का जिक्र कर रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स देखे जब एक अलग तरह का माहौल रहा। आमिर खान का विवाद जब होता है डर लगता है, या दीपिका पादुकोण का हम जिक्र करते हैं छपाक को लेकर, लेकिन आपने एक अलग स्टैंड लिया। तो वो जो है वो समझना चाहते हैं लोग कि ऐसा। देखिए, हमें लगता है कि अब जैसे मान लीजिए कि वो दीपिका की अभी एक पिक्चर छपाक थी ना, फिल्म देखी आपने? आपने कहा था देखेंगे, हमने कहा था कि लाजिम है हम भी देखेंगे। तो हमने कहा था देखेंगे और अभी मैंने एक दिन कोशिश की थी कि उसमें तो नहीं जा पाया सिनेमा हॉल में, लेकिन मैंने सोचा था कि घर में देखें, लेकिन वो हो नहीं पाया। देखते हैं क्या आप फिल्में? हाँ, मैं बस जरूर देखता हूँ, मैं जाता हूँ सिनेमा हॉल में जाके देखता हूँ। फेवरेट हीरो हीरोइन? फेवरेट हीरो हीरोइन का नाम लेना ठीक नहीं है इतने लोगों के बीच में। रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। एक एक नाम हम लेंगे, आपको इंस्टेंट जो रिएक्शन आता है उस नाम को लेकर एक सेंटेंस में बताना होगा। नरेंद्र मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी एक देश की तरक्की और देश के विकास और विश्वास का एक बहुत ही क्रेडिबल नाम हो गया है पूरे वर्ल्ड में। असदुद्दीन ओवैसी। वैसे साहब जो है वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन थोड़ा बिखरे और बहके हुए हैं। प्रियंका गांधी। प्रियंका जी राहुल से तो बेटर है। नीतीश कुमार, कई बार आप तीखे हमले उन पर करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है वो खेत खलिहान गांव गरीब किसान का संघर्ष करके, लड़ाई करके और आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और मुझे लगता है वो हमेशा जो है वो उन लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित रहे। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बहुत ही नौजवान और बहुत ऊर्जावान है। अब सोहबत का असर कभी भी खराब भी हो जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। मायावती। मायावती जी, मैं तो बहुत अच्छा, मुझसे तो बड़े अच्छे उनके रिश्ते हैं। देखते हैं आगे अगर वो अच्छे डिसीजन करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा वो जो है वो जीते और हमें तो लगता था कि जो हवाई बातें हैं, जो अब वो ठोस लफाजी बातें हैं, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ। और कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा कौन हुए? आपकी पार्टी में? कपिल तेंदुलकर। कपिल मिश्रा। अब आप कपिल मिश्रा को नहीं पहचान रहे? दिल्ली। जवाब मिल गया सर, जवाब मिल गया। तो अपर्णा मेनका हमने देखा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब अमूमन जिस अंदाज में रहते हैं उसी में नजर आए। और नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हर सवाल का जो है बेबाकी से जवाब दिया। थैंक यू। तो आज हमारे खास मेहमान रहे मुख्तार अब्बास नकवी, हर ज्वलंत सवालों का जवाब बेबाकी से देते हुए। 3 का तीर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और शख्सियत के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। "15 languages,